समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। मुबारक हो आपको, आप 5वीं यूनिट पे आ गए हैं। ये यूनिट बहुत ही छोटी होने वाली है, हालांकि क्वांटम में बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट उनमें से मैंने बहुत ही रेयर क्वेश्चंस उठाए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें आपका काम बन जाए। तो वीडियो को एक लाइक बनता है और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम है कल्चरल हेरिटेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसमें जाहिर सी बात है हम इंडियन कल्चर के आर्ट्स के बारे में जानेंगे और हेरिटेज क्या था, कैसे हमारे देश में हुआ करता था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर का मतलब है बिल्डिंग्स, जो सिविल वाले हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि बिल्डिंग क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि इसमें हम आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे कि पुराने भारत में किस टाइप की बिल्डिंग्स थी। और बहुत अजीब लगेगा आपको कि उस टाइम के भी सिविल इंजीनियर्स कमाल के थे, ठीक है। चलिए, तो पहला है कि केव्स आर्किटेक्चर। केव्स आर्किटेक्चर का मतलब, केव्स का मतलब होता है गुफा। तो गुफा में कैसे वो डिजाइनिंग वगैरह करते थे, तो रॉक कट आर्किटेक्चर, ज़्यादातर रॉक जो होती हैं, पत्थर होते थे, उन्हीं में कट कर करके गुफा बनाई जाती थी। अर्लीस्ट केव्स नेचुरल केव्स यूज फॉर श्राइन एंड शेल्टर। तो शेल्टर के लिए ज़्यादातर यूज की जाती थी, वहाँ पे लोग रहते थे उनमें गुफाओं में। जैसे आप सुने होंगे कि लोग भाग करके गुफा में छुप जाते थे, है ना, जैसे रामायण में ज़्यादा इसका उल्लेख है। और फिर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर मोस्टली रिलीजियस इन नेचर। तो जो जैसे रॉक कट, इंडिया की जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो ज़्यादातर पूजा के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आज भी देखोगे तो आई थिंक केदारनाथ है जहाँ पे गुफा है और गुफा में ही शिव जी का मंदिर वगैरह है। तो सारी चीज़ें जहाँ पे देखोगे कि ज़्यादातर रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज की जाती थी। मोर देन 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। तो 1500 से ज़्यादा रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इंडिया में। फेमस केव्स की बात करें तो अजंता, एलोरा, एलिफेंट केव और सुदामा केव। ये 4 कुछ केव हैं। जैसे अजंता एलोरा के बारे में आपने सुन रखा होगा, सुदामा केव के बारे में जान लीजिए और एलिफेंट केव के बारे में जान लीजिए। फेमस केव्स हैं इंडिया की, उस टाइम की भी और आज भी हैं। ओके, अब दूसरे टॉपिक की बात करें, मतलब इसी में दूसरे टाइप का आर्किटेक्चर कौन है, तो वो है स्टूपा आर्किटेक्चर। स्टूपा आर्किटेक्चर मतलब जो डोम शेप्ड होता है। जैसे आपको कैसे एग्जांपल दूं, जैसे आप बुद्ध जी वाला देख लीजिए, या फिर आपको जो मस्जिद का शेप होता है, ठीक है, मस्जिद का जो शेप होता है एग्जैक्टली वही स्टूपा आर्किटेक्चर में आता है। तो स्टूपा का मतलब होता है डोम शेप्ड सैक्रेड ब्यूरियल माउंड ऑफ ब्रिक। तो ये ज़्यादातर बुद्ध जी के लिए यूज होता था, बुद्धाज हाउस, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय हिम। तो उनका घर भी उसी शेप में था, या तो जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे कि आज इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे इतने लोगों को, तो वो उस शेप के होते थे। स्टूपा संस्कृत से आया है जिसका मतलब होता है हीप। हीप का मतलब होता है गट्ठर। जैसे आप देखोगे गट्ठर किसी चीज़ का चीज़ तो डोम शेप्ड में दिखता है ना, वो ऊपर से जब उसको नीचे से करके ऊपर तक बांधोगे तो एक डोम शेप ले लेता है, वही चीज़ है आपका। फाउंडेशन ऑफ स्टूपा विथ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, हेमिस्फेरिकल डोम। तो हेमिस्फेयर की शेप का होता है, ऐसा ही कुछ होता है डोम आपका, ठीक है, हेमिस्फेरिकल डोम। फिर फेमस स्टूपा की बात करें तो सांची स्टूपा आपने सुन रखा होगा, सारनाथ और अमरावती, ये कुछ आपके फेमस स्टूपा है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, पिलर आर्किटेक्चर। पिलर आर्किटेक्चर का मतलब है कि खंभे वाले आर्किटेक्चर, खंभे वाली बिल्डिंग्स कैसी थी। तो इरेक्शन ऑफ पिलर इज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो बहुत पुराने टाइम से लोग अपने घरों में खंभे लगाया करते थे, मतलब कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस के बारे में पता था कि कहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है और कैसे हर एक चीज़ को हमें मैनेज करना है। उसके बाद प्रॉपर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मौर्यन एज। तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आपने सुन रखा होगा कि काफ़ी पिलर्स के बारे में, जैसे तक्षशिला में हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी पिलर्स हैं। उसके बाद अशोका के एज में भी बहुत सारे आए थे। तो रॉक कट ये भी होते हैं। और मैसेज ऑफ बुद्धा बाय अशोका, तो इस पे क्या था कि इनको थोड़ा सा रॉक से भी बनाया जाता है और रॉक में भी कट करके बनाया जाता था। और बुद्ध के जो मैसेजेस थे उसको उनको अशोका ने
उसमें लिखवा रखे थे, ठीक है। और टॉप पोर्शन ऑफ पिलर की बात करें तो उसमें कैपिटल रहती थी, जैसे ये आपका टॉप, ये खंभा है आपका, ठीक है। खंभे के ऊपर यहाँ पे, मिनट में पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे आपका पिलर है, ठीक है। पिलर के ऊपर मान लो यहाँ पे मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, जैसे मान लो ये एक चिड़िया बैठी है, ठीक है। सॉरी मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, ये एक चिड़िया बैठी है। तो मतलब एक्चुअली में जो चिड़िया है, ठीक है, टॉप पोर्शन ऑफ पिलर कैपिटल एनिमल फिगर बुल लॉयन एलिफेंट, तो मतलब ये जो है पर्टिकुलर, ये आपकी कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है कि ये वेरियस, मतलब हर राज्य में जो राजा थे वो अपने अपने कैपिटल को ऊपर लगवाए रखते थे कि चिड़िया का मतलब है कोई पर्टिकुलर राज्य, ठीक है, मौर्य एम्पायर, या फिर शेर का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कर सकते हो, या फिर अशोका का एम्पायर है, ठीक है। और फिर टॉप पोर्शन आपका ये हो गया जिसमें आपको एनिमल की फिगर मिल जाएगी, बुल मिल जाएगा, लॉयन मिल जाएगा और एलिफेंट मिल जाएगा। लोअर पोर्शन की बात करें तो एबेस्कस होता है जो कि सर्कुलर स्क्वायर लोटस डिजाइन, तो इन लोअर में आपका यहाँ पे एक सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है, या फिर यहाँ पे कमल का फूल हो सकता है, समझ लेना एक कमल का फूल है, ठीक है। मुझे बनाना नहीं आता, ड्राइंग में मेरे हमेशा 0 मार्क्स आते थे। चलिए, अब लोअर पोर्शन आपको पता चल गया कि इन तीनों चीज़ों से बनता था, या फिर कोई भी हो सकता है। फेमस पिलर की बात करें तो सारनाथ और रामपुरवा, बाकी आप अशोका के पिलर का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो अशोका पिलर है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर जैसा कि नाम से क्लियर है कि टेम्पल वाली बिल्डिंग्स, तो इनक्लोज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप हैविंग रूफ, तो चारों जगह से बंद हो, ऊपर से भी बंद हो, वही आपका टेम्पल होता है। तो ये टेम्पल वर्ड कहाँ से आया है? टेम्पलम से आया है, लेटिन का वर्ड है। फिर ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप बाय डिवोटीज, तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है और वहाँ पे पूजा की जाती है उनके भक्त जनों के द्वारा। फिर फेमस टेम्पल की बात करें तो जगन्नाथ, केदारनाथ, एज यूजुअल आपको फेमस टेम्पल्स के बारे में पता ही होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एक रह गया है तो इसको भी बता देते हैं कि उस टाइम पे क्या था। बिगैन आफ्टर तुर्किश कन्क्वेस्ट इन 13th सेंचुरी, जब तुर्किश लोग आए तब से ये शुरू हुआ था। और मुस्लिम्स लोकल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस मुस्लिम्स के द्वारा बनाए जाते थे। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स की बात करें तो मॉस्क्यूज आ जाती हैं, मस्जिदें, और जामा मस्जिद हो गया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और दरगाह हो गए, टॉम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आती हैं। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की कि इंडो इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर में डिफरेंसेस क्या थे। तो इंडो इस्लामिक क्या करते थे? डेकोरेशंस डिपिक्टेड प्लांट एंड फ्लोरल लाइफ, तो ये जो सजावट करते थे उससे खास तौर से पौधों और एक्वेटिक लाइफ के बारे में बात होती थी, या पौधों और हर्ब्स के बारे में ज़्यादा बात होती थी। जो इंडियन आर्किटेक्चर थे उनके डेकोरेशंस ह्यूमन एंड एनिमल के फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते थे। जो डिज़ाइनें बनाते थे उसमें इंसान होते थे या फिर जानवर होते थे। फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ लाइम एज मोर्टार, तो ये लोग ज़्यादा, ये इंडो इस्लामिक वाले लोग ज़्यादा मोर्टार यूज़ करते थे, है ना। एक्सटेंसिव यूज ऑफ लाइम यूज़ करते थे एज मोर्टार की तौर पे ये लोग लाइम को ज़्यादा यूज़ करते थे, और यहाँ पे वेरी लिमिटेड यूज ऑफ लाइम। फिर जैसा कि आप लोग देखते हो ना, जैसे मस्जिद होती है वाइट कलर की होती है, तो सिंपल सा मतलब है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ लाइम, उस टाइम पे भी ज़्यादा लाइम यूज किया जाता था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर्कुएट स्टाइल कंस्ट्रक्शंस यूजिंग आर्चेस एंड बीम्स, तो बीम्स का यूज करते थे, और साथ ही साथ जो ये स्टाइल याद कर लेना, आर्कुएट स्टाइल, ठीक है, और ये ट्रेबिएट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग पिलर्स एंड बीम्स। फिर मॉस्क्यू वॉज लाइट एंड ओपन, तो मॉस्क्यू जो थी, जो मस्जिदें थी, उनमें क्या था कि वो ओपन होती थी। आज भी आप देखते होगे तो काफ़ी ज़्यादा ओपन होती है मॉस्क्यूज, ठीक है। और बस बट वहीं पे टेम्पल की बात करें तो टेम्पल वॉज डार्क एंड क्लोज, तो डार्क इसलिए होते थे क्योंकि उस टाइम पे बल्ब का सिस्टम नहीं था, है ना। तो डार्क सिंपल से ये था कि दिन में कौन बल्ब जलाए, इसलिए दिन में वो अंधेरे में रहती थी एक तरीके से, क्योंकि पूरा क्लोज होता है। अब आपको मॉस्क्यू में रूफ नहीं मिलेगी, मगर यहाँ पे आपको रूफ मिलनी है। फिर कलेक्टिव प्रेयर विथ अ लार्ज प्रेयर हॉल, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेयर हॉल होता था मॉस्क्यू में, जहाँ पे बहुत लोग आते थे और एक साथ प्रे करते थे, जो कि यहाँ पे क्या एम्फसाइजेस ऑन इंडिविजुअल प्रेयर। यहाँ पे अगर आप इकलौते हो तो आप तब भी पूजा कर सकते हो, और स्मॉल हॉल्स यूज्ड, तो ये कुछ फीचर्स है आपके, यहाँ पे छोटे छोटे हॉल्स यूज किए जाते थे। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो अगला है स्कल्पचर्स इन इंडिया। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति,
तो भारत में पुराने जमाने में कौन कौन सी मूर्तियां हुआ करती थी उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहला क्या है, मेड विथ स्टोन, मेटल और टेराकोटा। तो जो मूर्तियां थी वो या तो पत्थर की बनती थी या फिर मेटल की बनती थी या फिर टेराकोटा एक मटेरियल है आपका जिससे बनती थी। फिर फर्स्ट स्कल्पचर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है। यहाँ पे स्मॉल आइटम ऑफ ब्रोंज, स्कल्पचर एंड टेराकोटा मिले थे जिनसे ये पता चला कि कुछ मूर्ति नाम की कोई चीज होती है। ठीक है। कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिटिल रिकॉर्ड अंटिल बुद्धिस्ट एरा। ठीक है। तो क्या हुआ, जब इंडस वैली कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई या डूब गई, तो उस टाइम के बाद से बहुत कम मूर्तियां मिली। फिर बुद्धा के टाइम में फिर से मूर्तियों का नया पुनर्जन्म हुआ। ठीक है। फिर ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स अपीयर्स लेट रेन ऑफ अशोका 270 to 232 BCE, पिलर्स ऑफ अशोका। तो अशोका के जो पिलर्स थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अशोका के टाइम पे भी पिलर्स बने। आप अशोका के पिलर्स को अच्छे से जानते होंगे जो कि आपके 1 रुपए के सिक्के पे भी मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो रिलीजियस एंड सेकुलर एलिमेंट्स बोथ प्रेजेंट। तो यहाँ पे रिलीजियस और सेकुलर दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, किंग्स, क्वींस, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज वर ऑल्सो मेड। तो उन पिलर्स पे जो मूर्तियां बनती थी उसमें आपके गॉड भगवान आ जाते थे, देवियां आ जाती थी, राजा रानी, चिड़िया, जानवर और पेड़ पौधे सब कुछ। ठीक है। तो कुछ स्कल्पचर का यही सीन है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला है शॉर्ट नोट ऑन क्वाइनेज ऑफ इंडिया। तो भारत में जो सिक्के आज आप खनकाते हो 3-4 लेके पॉकेट में अपने, वो उनका सीन क्या था, पुराने जमाने में क्या सिक्के बनते थे? तो जी हाँ, बिल्कुल बनते थे। कॉइन्स इशूड बाय इंडियन रूलर, ह्यूमन आर्ट, डिफरेंट सिंबल्स ऑन देम। तो जो कॉइन्स थे वो भारत के शासकों के द्वारा, जो इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने उनको इशू किया था और ये इनमें बहुत ही अच्छी ह्यूमन आर्ट होती थी। मतलब उनमें जैसे कि आज देखते हो आप 1 रुपए के सिक्के में कैसे आर्ट बनी होती है, 2 रुपए के सिक्के में, तो वैसे ही उस टाइम पे भी ह्यूमन आर्ट थी, वो लोग बनाते थे, उस पर डिफरेंट सिंबल्स होते थे और हम लोग वहीं से ही आज के सिक्कों को बनाते हैं। वैसा ही हम लोग कुछ आइडिया सोच के बनाते हैं। कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ, स्टार्टेड फर्स्ट मिलेनियम BC to 6th century BC। तो कॉइन्स जो हैं वो ये भी बताते हैं, जैसे कि आप आई थिंक बहुत पहले की बात है कि अनाज उसाता हुआ किसान आपको नोट पे मिल जाता है कि कैसे वो किस चीज को दिखा रहे हैं ना। 2000 रुपए के नोट पे आपको मंगलयान दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के कल्चर को डिनोट करता है ना। पुराने जमाने में कुछ ऐसा ही होता रहा होगा, राजा के मिल जाएंगे। आजकल जैसे अब तो बंद हो गया है, वरना सिक्कों पे आपको बड़े बड़े हस्तियों के प्रिंट मिल जाते थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, इन सब के उन सिक्कों पे कहीं ना कहीं मार्क मिल जाते थे। और ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मिलेनियम BC से 6th century BC तक। और ऑल्सो नोन एज पंच मार्क कॉइन्स, इरेगुलर पीसेस ऑफ मेटल। तो जैसे आज आप देखते हो कि 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए के सिक्के एकदम गोल हैं। उस टाइम पे गोल नहीं होते थे। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 54, 58 या फिर पैसे वाले, तो कुछ ऐसा शेप हुआ करता था कुछ पैसों का, है ना। पैसों की जगह पे आपने देखा होगा। तो वैसे ही उस टाइम पे भी इरेगुलर शेप्स थे। वो तो ये मान लो, ये तो कुछ रेगुलर शेप है, वो तो और भी रेगुलर शेप मान लो ऐसे हो जाता था। ऐसे मान लो 5 रुपए का सिक्का है और फिर जो अगला 5 रुपए का बना ये कुछ ऐसे बन गया, तो ये भी 5 रुपए का शेप है। तो कुछ अपना उन्होंने सर्कमस्टेंसेस बना रखे थे कि ये 5 ही का ही होगा, वैसे भी हुआ। फिर सौराष्ट्र रीजन जब हुआ, सौराष्ट्र जब बना, तो वहां पे कर्चपना नाम का सिक्का आया था। ठीक है, कर्चपना वो लोग यूज करते थे। और उसका नाम कर्चपना क्यों था? क्योंकि उसका जो वेट था वो 1 कर्च था, है ना। उस सिक्के का वेट 1 कर्च था। कर्च एक मेजरिंग कह सकते हो, पैमाना था, मेजरमेंट था कि ये 1 कर्च है। और जो कैश है, आज आप जो कैश यूज करते हो वर्ड, वो कहीं ना कहीं आपका कर्ज से डेराइव हुआ है। ठीक है। फिर पंचमार्क कॉइन्स वर जनरली मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। तो पंचमार्क कॉइन्स आपके सिल्वर और कॉपर से बने हुए थे और साथ ही साथ उन पे कॉमन सिंबल्स होते थे, जैसे कि सन मार्क हो गया, चक्र हो गया, सांप हो गए। इंडो ग्रीक्स इश्यूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने भारत में पहला गोल्ड कॉइन इशू किया था।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट नोट ऑन पॉटरी। पॉटरी से आप क्या समझते हो? वही पॉट है ना, जो मटके बनाते हैं। आजकल तो आपको रोड पे मिल जाएंगे, गर्मी का महीना है और रोड पे नल लगाए हुए वो पॉट्स आप देखते हो, उनमें कितनी अच्छी प्यारी सी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आज की नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ये लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉटरी का मतलब है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स बेड फायर हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉटरी करने के लिए आपके पास मिट्टी होनी चाहिए, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स नहीं। और उसमें उसको क्या करते हैं, वेट फायर, पहले जब वो गीली रहती है तो उसको फायर में डालते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है और उसको उसमें हम पानी भरते हैं और पानी ठंडा रहता है, ये फैक्ट है ना। और पॉटरी की बात करें तो क्ले, पोर्सलिन और स्टेटाइट, इन 3 मटेरियल से बनाई जाती थी। क्ले हो गया, पोर्सलिन भी एक मटेरियल है और स्टेटाइट भी एक मटेरियल है। इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग कल्चर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। तो पॉटरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कल्चर बताता है कि हमारा कल्चर किस टाइप का था पुराने ज़माने में। उसके बाद पॉटरी की बात करें तो एक हैंडमेड था, पहले जो आप मटके देख रहे हो ये हाथ से बनाए जाते थे ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद जो व्हील टर्न, जो आप चक्के वाला देखते हो ऐसे नचा देंगे, उस पर पॉट बनाते रहते हैं, है ना, वही चीज़ है। ओरिजिन ऑफ पॉटरी ये हुई थी नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में पहला पॉट बनाया गया था। फिर अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शॉर्ट नोट ऑन पपेट और पपेट्री। तो पपेट क्या होता है? आपने वो कठपुतली देखी है, वही है पपेट, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। पपेट क्या होता है? डॉल कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन सो दैट इट अपीयर्स टू मूविंग ऑन इट्स ओन। तो ये गुड़िया है ना, उसको ऐसे दिखाया जाता है, उसमें आदमी नहीं दिखाया जाता, आदमी ऊपर से कंट्रोल करता है, बस गुड़िया दिखाई जाती है ना। तो ऐसा दिखाया जाए कि गुड़िया खुद ही चल रही, खुद ही कर रही है, और भूत वाला सीन समझ लो, ठीक है। डेराइव फ्रॉम लेटिन प्यूपा, है ना, प्यूपा, प्यूपा का मतलब होता है डॉल। फिर पपेट्री क्या होता है? परफॉर्मिंग आर्ट और अ फॉर्म ऑफ थिएटर दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ पपेट्स। तो जो आपने थिएटर्स में देख रखे होंगे, लोग ऊपर से करते हैं, यहाँ डॉल क्या क्या काम करती है ना, वो बताते हैं कि डेली बेसिस पे क्या करती हैं, वो कोई भी एक स्टोरी फॉर्म करेंगे थिएटर में और उसको यूज करते हैं। फिर अब बात करें हम लोग पपेट्री अ डाइंग आर्ट। तो पपेट्री आज के टाइम में, आपने सच बताना, आपने कब लास्ट बार पपेट्री देखी थी? वो कठपुतलियों को नचाते हुए कब देखा था? आई थिंक आपको याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पहले क्या था, थिएटर लगते थे, कठपुतली का शो होता था, जैसे आप अभी RRR, KGF देखने जाते हो, वैसे इनका शो होता था। बट अभी इनका शो खत्म हो चुका है। और क्या है? लैक ऑफ पैट्रोनेज इन मॉडर्न एज। तो क्या रीजंस थे? तो लैक ऑफ पैट्रोनेज मतलब इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो भैया फोन के आगे आप क्या देखोगे, है ना, फोन में आपको ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है, आप गूगल क्रोम से ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें देख लेते हो। चलिए अब बात करते हैं, थर्ड है कन्फाइंड टू माइथोलॉजिकल एंड डिवोशनल स्टोरीज। तो ये बहुत ही लिमिटेड थी, मतलब छोटी मोटी कहानियां दिखाने के लिए, मतलब फिक्शन कह सकते हो। मिथोलॉजिकल का मतलब फिक्शन हो गया, और डिवोशनल स्टोरीज का मतलब हो गया भगवान जी से रिलेटेड या फिर आपके धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड दिखाया जाता था, ठीक है। डजंट टुक मॉडर्न सोशल इशूज। तो ये ज़्यादातर जो हमारे मॉडर्न सोशल इशूज हैं, जैसे कोरोना आया, तो कोरोना का कोई भी सीन नहीं आया आपको पपेट्री में, कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए भी ये गायब हो गई। और साथ ही साथ लैक्स इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, लाइटनिंग, साउंड एंड अदर स्टेज इफेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके गायब होने के पीछे का राज है। तो अब हम लास्ट की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो द सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है। इस यूनिट से इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। आई थिंक पिछली बार आया था ये, इस बार भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनता है ना। तो सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 क्या था? एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन। तो ये एक्ट था जिसमें आपकी फिल्मों को सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आप उनको लोगों के सामने प्रेजेंट कर सको। फिर दूसरा क्या है? एक्ट ने पावर दिया किसको? गवर्नमेंट को, ताकि वो एक बोर्ड बना सकें जो फिल्मों के बारे में, उनको फिल्मों को जज करें कि क्या इस चीज को हम पब्लिक को दिखा सकते हैं, क्या इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि यहाँ पे हिंदू को, मुस्लिम को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, हिंदू को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसी चीजें तो नहीं है इसमें।
तो उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद वो उस मूवी को फॉरवर्ड करते हैं पब्लिक के पास। तो CFBC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ताकि फिल्मों को सर्टिफिकेट किया जा सके। फिल्म इज जज्ड ऑन बेस ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट, फिल्म्स पीरियड डिपिक्टेड, कंटेम्पररी स्टैंडर्ड्स इन कंट्री। तो सारी चीजें, जैसे अब भारत में आप ले लो, कोई एक पर्टिकुलर चीज अगर बैन है तो उसको आप नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, वो चीजें वहां पे ऐसा रहेगा कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हो कि ये चीज ऐसा वैसा है, वो सारी चीजें। ऑल्सो इंश्योर्स मूवी सुटेबल फॉर फैमिली व्यूइंग, मतलब आपकी मूवी जो है वो पारिवारिक है, उसको फैमिली वाले साथ में छोटे से लेके बड़े देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप उल्टी सीधी सीन्स, गंदी गंदी सीन्स मत ऐड करिए, ऐसा कुछ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्टेड दिस बिल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बिल फॉर्म किया था, ड्राफ्ट किया था। फिर बिल कंटेन्स प्रोविजंस अनअप्रूव्ड कैम रिकॉर्डिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म्स। मतलब देखो आप, सिंपल सा, पहले दिन आप जाते हो थिएटर में, मूवी थिएटर में आती है और दूसरे दिन आपके फोन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोगलापन वाला काम हो रहा है ना कहीं चीटिंग की जा रही है वहां पे। देखो, इस बिल में यह था कि आपकी मूवी को कॉपी नहीं किया जा सकता। अनअप्रूव्ड कैम रिकॉर्डिंग, आप कैमरा ले जा करके थिएटर में बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये गलत है। ऑल्दो आपको मिल जाती है, जैसे अभी मैं बात करूं तो आई थिंक स्काई करके कोई साइट है, और ऑल मूवीज हब करके भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आप उठा लेते हो मूवीज को। राजबेट हो गया, तो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, वो इलीगल होता है। और साथ ही साथ डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म्स, मतलब जैसे अभी जर्सी आई थी, ठीक है, जर्सी मूवी आई थी, आप देखोगे साउथ में भी वो एक जर्सी है, डिक्टो ऐसी बनी है, बट उसके लिए क्या है कि उन लोगों ने परमिशन मांगी होगी गवर्नमेंट से, CFBC से, कि हम उस मूवी को रिक्रिएट करना चाहते हैं बॉलीवुड स्टाइल में, तो उनको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन दिया गया होगा, है ना। अगर आप इन दोनों चीज को करते हुए पकड़े जाते हो तो पीनल ऑफेंस है, आप जेल जा सकते हो, और फिर अगली मूवी आपके ऊपर बनेगी। चलिए, अब लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि CBFC है, और ये क्या होता है वो हम अच्छे से जानने वाले हैं। CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इसका काम मैंने आपको बता दिया है, ये आपका सिंपली सेंसर बोर्ड होता है जो कि फिल्मों को सर्टिफिकेट करता है, उनको सर्टिफिकेशन देता है कि क्या इस मूवी को आप फॉरवर्ड कर सकते हो सिनेमाज में, क्या लोग इसको देख सकते हैं, क्या पब्लिक इसे देख सकती है। रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर 1952 एक्ट एज इट इज। फिल्म्स पब्लिक के पास तभी जाती हैं जब वो सर्टिफाई की जाती हैं CBFC, जो कि आपका सेंसर बोर्ड है, ये नॉर्मल सा आप जानते होंगे। ठीक है, फिल्म्स आर सर्टिफाइड इन 4 कैटेगरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे आप कुछ नया सीखोगे। तो फिल्म्स जो होती हैं वो 4 कैटेगरीज में सर्टिफाई की जाती हैं। पहली है U, तो आपको ज्यादातर मूवीज पे U दिखता है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई भी देख सकता है, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा बच्चा तक और बूढ़ा तक कोई भी देख सकता है इस मूवी को। फिर UA, अनरिस्ट्रिक्टेड एडवाइजरी अंडर 12 ईयर्स। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड तो है, मगर इसमें आपको अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेनी है, खासतौर से छोटे बच्चे 12 साल वाले, बड़े बच्चों के लिए नहीं है। जो 12 साल के हैं उनको पेरेंट्स बताना चाहिए, उनके पेरेंट्स की ये चीज ये है, वो देख सकते हैं। फिर ठीक है, फिर A है एडल्ट, जिसको आप दिन रात देखा करते हो, ठीक है, वो होता है A। तो A वाली मूवीज आप ज्यादा देखते होगे। फिर S है ओनली फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस। तो S पर्टिकुलर मूवीज होती हैं जो कि पर्टिकुलर क्लास के लिए होती है, जैसे केसरी मूवी आई थी, है ना, और भाग मिल्खा भाग हो गई, फिर 83 हो गई। मतलब एक ही मूवी पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड हो, या पर्टिकुलर पर्सन पे, या पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर, मतलब उनके पास्ट के बारे में। जैसे केसरी मूवी में आपको सिख के पास्ट में दिखाया गया है वो कैसे थे, भाग मिल्खा भाग में मिल्खा जी के बारे में बस दिखाया गया है कि उनका पास्ट कैसा था, उन्होंने कैसे डील किया। 83 में आपको 1983 में जब हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था उसके बारे में दिखाया गया है। तो एस रेटेड मतलब पर्टिकुलर सिंगल एक चीज के ऊपर फोकस्ड मूवीज। फिर मेन एम ऑफ CBFC क्या था, हेल्दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमें बनानी है, ये इनका मेन एम है। और सर्टिफिकेशन ऑफ CBFC इज नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल एंड डब्ड फिल्म्स टू। तो इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए भी CBFC जरूरी है। ऑल्दो आजकल आप लोग VPN
यूज़ करके कुछ भी कर लेते हो, तो आप लोग जीनियस हो यार, तभी तो आप लोग इंजीनियर हो, ठीक है। और तो ये चीज़ है कि आपको डब्ड फिल्म्स और इंटरनेशनल फिल्म्स में भी इनके ऑथेंटिकेशन चाहिए, है ना, इनकी मोहर चाहिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो बस इतना ही है इस यूनिट में। इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ उनको। एक आप म्यूज़िक वाला देख लेना, ठीक है, और एक डांस वाला देख लेना। उसके अलावा कुछ खास आने वाला नहीं है इस यूनिट से, ठीक है। म्यूज़िक वाले में बस पढ़ लेना, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है उतनी। आ सकते हैं बट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो 6 क्वेश्चन बताए हैं, ये यूनिट बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, ठीक है। इसको अगर करने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो जितना मैंने बताया है आपको उतना ही करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखना। बाकी देखो, सिंपल से एक लास्ट एडवाइस देने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी है और तो 4-5 मिनट मुझे झेल लो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है ITCS जहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है। आपको सब कुछ आता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आता, और जो नहीं आता वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब जैसे कि पर्टिकुलर टर्म्स आपको नहीं पता होंगे, तो वो सारे मैंने बता रखे हैं। आपको 5 यूनिट की वीडियो देख लेनी है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ है, आपको कॉमन सेंस यूज करनी है अपनी, ठीक है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको सब कुछ रिलेट करके लिखना है, ठीक है। आपको देखो 2-2 पन्ने के आंसर लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट मिनिमम। तो आपको ये करना है कि अगर जैसे कोई जैसे कॉइन का क्वेश्चन आ गया, कॉइनेज वाला, ठीक है, तो आपको रिलेट करना है कि आज के कॉइन्स कैसे और उस टाइम के कॉइन्स कैसे रहे होंगे। तो रिलेट करोगे तो आप पक्का गेट इट कर जाओगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट रिलेट करना मत भूलना, और साथ ही साथ 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लो, ठीक है, एक ऊपर निगाह से, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना ही है इस यूनिट में। लिखने के तरीके के बारे में बात करें तो यार एटलीस्ट देखो, थ्योरी सब्जेक्ट है और इसमें आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, है ना। आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 पन्ने मिनिमम, और मैक्सिमम यू कैन गो हाउ मच यू वांट, ओके। बाकी और क्या रह गया ऐसा कुछ, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नोट्स इसकी मैं अभी अवेलेबल करा दूंगा, कम से कम आपके टेलीग्राम नोट उस पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी नोट्स, और क्वांटम तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो बस इतना ही है। चलिए, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और हम चलते हैं, और मिलेंगे आपसे जल्द ही फिर कभी। तो तब तक के लिए प्यार बनाए रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि वीडियोस बहुत कम आती हैं, बट जब आती हैं तो आपके लिए आती हैं, ठीक है। तो चलिए, बस अब चलते हैं, और प्यार बनाए रखिएगा। फिर से लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, और जल्द ही हम आपसे मिलते हैं और सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ में। जो सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, कल और वीडियोस आपको मिल जाएंगी डेफिनेटली। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आपको आके मुझे बताना है, ठीक है। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे @SmartEngineerBabu। ओके, बाय बाय, टेक केयर फैम, और हम जल्द मिलेंगे फिर से कहीं किसी मोड़ पे।